हेलो एवरीवन। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस को देख चुके हो फूड केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपने ये समझा होगा कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिलेबस से डायरेक्टली लिंक लगते नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप घबराइए मत। आई विल स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले हम सिलेबस को और अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि जो पिछले साल क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाए। तो उसके रिलेटेड मैंने जो टॉपिक्स है उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया है, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। So this is the syllabus of carbohydrate that is given in the syllabus. सो जो कार्बोहाइड्रेट का सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर अलग कर लिया है। और कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या क्या दिया गया है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स इंक्लूडिंग स्टार्च, सेलुलोज, पैक्टिक सब्सटेंसेस एंड डाइटरी फाइबर, जिलेटिनाइजेशन, रेट्रोग्रेडेशन ऑफ स्टार्च। तो इसमें जो मेन कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर रेड कलर से मार्क किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, यानी हमें स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड, यानी ये जो सैकेराइड्स हैं इनके स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। सो दीज थिंग्स, दैट इज़ द स्टार्च, सेलुलोज, पैक्टिक सब्सटेंस एंड द डाइटरी फाइबर, सो दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स। तो आपको इतनी ज़्यादा सोचने की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस मोटा मोटा ये है कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या है मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स की, और उसके बाद एक अलग से टॉपिक है जेलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन ऑफ स्टार्च। सो ये कि सिंपल सा सिलेबस है। तो अब हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोनोसैकेराइड्स से। So these are the topics that I will be discussing here in this video. So all of these topics are related to the monosaccharides. राइट, तो मोनोसैकेराइड से रिलेटेड हैं ये सभी टॉपिक्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सो द डेफिनेशन, फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन, सेकंड इज़ द कायरल कार्बन कंसेप्ट। सो ये आपने अपनी 11th और 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज़ द ग्लूकोज मोलिक्यूल। ग्लूकोज मोलिक्यूल एक सिंपल मोलिक्यूल होता है जिसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद के जो मोलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। राइट, देन द डी एंड एल टाइप मोनोसैकेराइड्स। सो द नेक्स्ट इज़ द डी और एल टाइप का मतलब ये होता है कि ये क्या होते हैं, एक तरीके से आइसोमर्स। राइट, देन द नेक्स्ट इज़ द आइसोमराइजेशन एंड एग्जाम्पल। सो एक एग्जाम्पल देखेंगे और आइसोमराइजेशन को हम समझेंगे। देन द स्ट्रक्चर्स, रोजनॉफ स्ट्रक्चर एंड हावर्थ प्रोजेक्शन। देन द नेमिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो ये इजी रहेगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है अपने को। देन द नेक्स्ट इज़ द म्यूटा रोटेशन एंड टोटोमरिक फॉर्म्स। द नेक्स्ट इज़ द ग्लाइकोसाइड्स एंड देयर द नेक्स्ट इज़ द रिएक्शंस। कुछ बेसिक रिएक्शंस को ही हम कवर करेंगे। ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है बिकॉज़ ये चीज़ें ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, बट कभी कभार कुछ एक ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जिनको समझने के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ एक रिएक्शंस जो है पहले से ही पढ़ ली जाएं। राइट, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। देन द नेक्स्ट इज़ द नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। यहाँ पर एंजाइमेटिक या एंजाइमिक जो भी आपको स्पेलिंग सही लगे वो आप लिख सकते हैं। दैट इज़ द नॉन एंजाइमिक ब्राउनिंग एंड कैरेमलाइजेशन। Right, so let's start with the definition of the monosaccharides. So before we start about the definition of the monosaccharides, let's first understand about the definition of carbohydrates. So carbohydrates की क्या definition होती है? ये क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, यानी कार्बन के साथ जब H2 मोलिक्यूल अटैच हो जाए, so that becomes the carbohydrate. But this is not the definition of this carbohydrate. Rather I will give you a very simple definition, और आपको definition एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ये जो definition है not asked in the exam। तो आपको इस
तो आपको इस डेफिनेशन के लिए ज़्यादा डिटेल में कोई किताब वगैरह नहीं पढ़नी है, बिकॉज इन द बुक इफ़ यू सी दैट देयर आर वेरी लेंथी डेफिनेशंस, so you need not to mug up those things, and that is not asked in the exam. So the simplest definition for this is that, और जो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये कि इट इज़ द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स and their derivatives and their derivatives. अब एल्डिहाइड आपने अपने स्कूल में ही पढ़ा होगा और कीटोन्स के बारे में पढ़ा होगा. एल्डिहाइड अगर बात करें तो एल्डिहाइड में जहाँ पर इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पर पूरी एक कार्बन चेन प्रेजेंट होगी और एक यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इस ग्रुप को बोला जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप. और कीटोन में क्या होता है कि कार्बन के दोनों तरफ कुछ ना कुछ और चेन होती है. ठीक है, यहाँ पर चेन होगी और यहाँ पर ये क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है. ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं कीटोन. ठीक है, ये कीटोनिक बॉडी है, ये एल्डिहाइडिक बॉडी है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स. अब मोनोसेक्राइड्स में ये होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट जो स्टेबल है और किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रही है, किसी दूसरी यूनिट के साथ बॉन्ड नहीं बना रही है, सो दैट इज द मोनोसेक्राइड. राइट. सो मोनोसेक्राइड में भी ज़्यादा कुछ नहीं समझना है इसकी डेफिनेशन में. अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि मोनोसेक्राइड्स क्या हैं. सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कायरल कार्बन कंसेप्ट. कायरल कार्बन कंसेप्ट में क्या होता है? कायरल कार्बन का जो कंसेप्ट है वो ये सिंपल सा आप देखो कि जो कार्बन होती है, कार्बन एटम जो है उसकी 4 वैलेंसी होती हैं. ठीक है, ये 4 वैलेंसी और 4 अलग अलग पार्टिकल के साथ अगर ये 4 एटम्स के साथ अगर ये बॉन्ड बना लेता है, तब इस केस में ये होगा कि ये कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है. अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एकायरल. ठीक है, अगर ये कार्बन सभी अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तब इसको कायरल बोला जाता है. और अगर ये जो इसके आसपास एटम्स हैं वो एक जैसे से भी हुए तब ये एकायरल कहलाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर एटम ए है, यहाँ पर एटम बी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर वाई है. ठीक है, ये वाई है. ठीक है, तो यहाँ पर ए बी एक्स वाई ये सभी डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो इसलिए ये जो कार्बन होगा ये कायरल कहलाएगा. ठीक है, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड ए कायरल. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार्बन यहाँ पर ए के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर भी ए के साथ बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तभी ए कायरल कहलाएगा. या फिर ये कार्बन अगर किसी के साथ डबल बॉन्ड बना ले तब भी ए कायरल बन गया. ठीक है, ओ कायरल. तो इसमें भी ज़्यादा हमें वो डीप में नहीं जाना है, बस इतना ही याद रखना था कि कायरल और एकायरल क्या होता है. वो इसलिए ताकि अभी हम जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखें वहाँ पर हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें. ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट था अभी तक ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को समझना. ठीक है, तो अभी देखते हैं हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को. सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और ये डी ग्लूकोज है. अब डी का मतलब क्या है और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक तरह का मोनोसेकेराइड है.
ठीक है, मोनोसेक्राइड को और अच्छे से अभी हम समझेंगे कि क्या क्या है मोनोसेक्राइड। बट यहाँ पे एक चीज़ को समझो कि ग्लूकोज में यहाँ पर क्या है कि 6 कार्बन आपको दिख सकते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th कार्बन और ये 6th कार्बन। यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। सो दीज आर द 6 कार्बन्स। और यहाँ पर आप देखो कि ये जो कार्बन है यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक पूरी चेन बनी हुई है। So this is the aldehydic group. Aldehydic group that is present here. और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल यूनिट्स दैट इज द OH ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पर ये वाला, ये यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये समझने लायक है कि ये जो लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन दैट इज द कार्बन नंबर 5th कार्बन जो है, 5th कार्बन में अगर ये OH राइट साइड प्रेजेंट है तब ये डी ग्लूकोज कहलाएगा। एंड इफ दिस OH इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड देन दैट विल बी कॉल्ड एज एल ग्लूकोज। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो ये तो था डी ग्लूकोज, और अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें एल ग्लूकोज का तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर अगेन C, देन नेक्स्ट C, देन नेक्स्ट कार्बन, देन 5th कार्बन, देन 6th कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर हम H कर देते हैं और यहाँ पर OH कर देते हैं। ठीक है, सो दिस बिकम्स द एल ग्लूकोज। ठीक है, ये एल ग्लूकोज बन गया, और यहाँ पर बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही है। OH, ये OH, ये फिर से यहाँ पर OH एंड देन OH, यहाँ पर HH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H अगेन, दैट इज द हाइड्रोजन। सो दिस बिकम्स द एल ग्लूकोज। और जो नेचर में है मोस्टली डी ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, इसलिए जहाँ पर भी आप देखोगे डेक्सट्रोज तो उस तो उसका मतलब यही होगा कि डी ग्लूकोज के बारे में जिक्र किया गया है। तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोला जाता है, डेक्सट्रोज। ठीक है, ये बात क्लियर है। नाउ अभी ये जो फर्स्ट कार्बन था इसको एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन, ANOMERIC, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, हम दो तरह के कार्बन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एक तो एनोमेरिक कार्बन और एक ये वाला कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5th, इन दो कार्बन्स में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं बॉन्डिंग ये स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया है। तो डी और एल का कंसेप्ट इतना ही था कि यदि ये 5th कार्बन के अराउंड OH ग्रुप अगर राइट साइड प्रेजेंट है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डी टाइप, एंड इफ द OH ग्रुप ऑन द 5th कार्बन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड देन दैट विल बी कॉल्ड कंसिडर्ड एज एल टाइप। ठीक है, तो डी कब प्रेजेंट होगा, डी का मतलब ये है कि OH ऑन द राइट साइड, OH ऑन राइट साइड। ठीक है, और L का मतलब ये होगा कि जो OH है वो होगा लेफ्ट साइड। ठीक है, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेवो रोटेटरी, और ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड, और डी का मतलब राइट साइड। ये बात याद रखना। अब लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का क्या मतलब है, ये सिंपल से ऐसा होता है कि पोलराइज्ड लाइट का एक कंसेप्ट होता है, अगर वो पोलराइज्ड लाइट को कोई भी मोलिक्यूल राइट साइड रोटेट कर दे तो वो डी टाइप कंसिडर किया जाता है, एंड इफ इट रोटेट्स द पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड देन इट विल बी कंसिडर्ड एज लेबोरोटेटरी। तो इतनी भारी भरकम हमें टर्म्स को याद नहीं रखना, सो वी विल सिंपली लर्न इट एज डी टाइप एंड एल टाइप, राइट। सो डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। So now with this we will also look some other monosaccharides। इसके साथ साथ हम कुछ और दूसरे मोनोसेक्राइड्स भी देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ चीज़ों को एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है।
सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू हैव रिसेंटली सीन अबाउट द ग्लूकोज, तो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है, ये सिंपली बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या है ये। इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स कुछ और तरीके के भी होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, स्ट्रक्चर्स STRUCTURE स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, सो द फर्स्ट इज अबाउट द रोज़ेनॉफ। ठीक है, देन सेकंड इज द फिशर प्रोजेक्शन। देन थर्ड इज द हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, देन द फोर्थ इज द कन्फर्मेशनल फॉर्मूला। सो ये जो रोज़ेनॉफ स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंपली ऐसा रहता है कि जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो सिंपली एक लाइंस की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और फिशर प्रोजेक्शन में जैसे अभी हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी बनाया था वैसा ही बनेगा, अभी मैं बता दूंगा आपको। और हावर्थ में क्या रहता है, साइक्लिक फॉर्म्स रहती हैं, साइक्लिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रक्चर। देन द कन्फर्मेशनल फॉर्मूला में जो रियलिटी में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो ये जो है 1, 2 और 3, ये रियलिटी में जनरली एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्चुअल में हम यहाँ पर देखेंगे कन्फर्मेशनल फॉर्मूला में जो स्ट्रक्चर जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मगर फिर भी जो है हमें ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, रोज़ेनॉफ फिशर हावर्थ प्रोजेक्शन के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। सो लेट्स सी अबाउट सम मोनोसैकेराइड्स। ये है मोनोसैकेराइड्स कुछ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रोज़ेनॉफ स्ट्रक्चर्स हैं। सो आई हैव टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम फूड केमिस्ट्री बाय फेनेमा, फूड केमिस्ट्री बाय फेनेमा, right? So these are the Rosanov structures of the D aldoses containing 3 to 6 कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि ग्लिसरोज की अगर हम बात करें तो ग्लिसरोज कैसा होगा देखने में, कुछ इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर एक और कार्बन, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसका मतलब ये है कि OH इस तरफ है, और ये लास्ट वाले में हम इंटरेस्टेड होते नहीं है, यानी जो लास्ट से पहले वाला कार्बन है हम सिर्फ एक तो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। सो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन 2 कार्बन्स, दैट इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप जहाँ पर प्रेजेंट है, और एक जहाँ पर ये लास्ट से पहले वाला कार्बन है, यानी इसको एंटी पेनल्टीमेट कार्बन भी बोला जाता है। ठीक है, so here the OH group is present on right side, so it is the D type. Similarly, if you talk about the erythrose which is a tetrose, tetrose का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट हैं इस पूरी यूनिट में, ट्रायोज का मतलब ये है कि 3 कार्बन प्रेजेंट है, और पेंटोज का मतलब ये है कि यहाँ पर 5 कार्बन प्रेजेंट हैं, और हेक्सोसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर 6 कार्बन प्रेजेंट हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो सर्कल बना हुआ है इसका मतलब ये एक कार्बन हो गया, और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की गई यानी ये सेकंड कार्बन हो गया, और लास्ट में ये थर्ड कार्बन हो गया, राइट। इसी तरीके से ये जो सर्कल बना हुआ है ये फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, द लास्ट पॉइंट इज द फोर्थ कार्बन। सिमिलरली हेयर दिस इज द सर्कल, सो इट इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड, और यहाँ पर लाइन ड्रॉ की गई है तो ये थर्ड कार्बन हुआ और ये वाला फोर्थ हुआ। सिमिलरली आप कोई भी एग्जांपल लें, लेट सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ डी ग्लूकोज,
डी ग्लूकोज, सो यहाँ पर ये क्या है कि फर्स्ट कार्बन है, सो दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन, राइट। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है। एक तो हमें ये याद रखना है कि ट्रायोज में 3 कार्बन रहेंगे, टेट्रोज में 4 कार्बन, पेंटोज में 5 कार्बन और हेक्सोजिस में 6 कार्बन रहेंगे। एक तो ये क्लियर रखो, ठीक है। और ये आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि इराइथ्रोज में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सो देर आर 4 कार्बन प्रेजेंट इन इराइथ्रोज एंड अगेन थ्रियोज में भी 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें याद रखनी है। या फिर ग्लूकोज में अगर ये पूछ लेगी कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, सो देर आर 6 कार्बन प्रेजेंट इन द ग्लूकोज, राइट। एंड आल्सो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि लास्ट से जो पहले वाला कार्बन है, यानी लास्ट से पहले वाला कार्बन यानी कार्बन नंबर 3 में OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर थ्रियोज में कार्बन जो है लास्ट से पहले वाला कार्बन यानी कार्बन नंबर 3, यहाँ पर OH राइट साइड में प्रेजेंट है। सिमिलरली इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अरेबिनोज में लास्ट से पहले वाला कार्बन यानी कि ये वाला यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको डी एरेबिनोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर बस इतनी सी ही बातें थी और ये कुछ एक स्ट्रक्चर्स को आप याद रख लेना। जैसे इसको अगर हम डी ग्लूकोज को अगर दोबारा ड्रॉ करें, डी ग्लूकोज यहाँ पर ये ड्रॉ किया गया है, ये रोजनॉफ स्ट्रक्चर है। इसको अगर समझें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। जैसे एक ये लंबी लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ये एक हो गया, देन दिस साइड, then this side and then this side, right? So OH ग्रुप यहाँ आया, OH ग्रुप यहाँ आया, OH ग्रुप यहाँ आया और यहाँ पर ये लास्ट वाला जो कार्बन है इसको चाहे कैसे भी लिख दो, इसका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हेयर इन दिस डी ग्लूकोज यू सी दैट अभी ये वाला जो कार्बन नंबर 2 प्रेजेंट है, दिस इज द कार्बन नंबर 2, दिस इज द कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 2 ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये अलग ग्रुप से अटैच्ड है और यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर H और यहाँ पर पूरी एक अलग चेन है। सो दिस इज द कायरल कार्बन, दिस इज द कायरल कार्बन। अगेन ये वाला जो थर्ड कार्बन है यानी इसके बाद ये जो थर्ड कार्बन है, यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है ऐसे, यहाँ पर H है और यहाँ पर एक पूरी आगे चेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कार्बन सभी अलग अलग यूनिट से मिलकर बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पर हालांकि कार्बन कार्बन से अटैच्ड है मगर पूरा जो आगे का सिस्टम है वो तो अलग है, इसलिए ये भी एक कायरल कार्बन है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम अभी फोर्थ कार्बन की अगर बात करें तो फोर्थ कार्बन कुछ इस तरीके से बना हुआ है, फिर आगे पूरी एक यूनिट प्रेजेंट है, तो ये भी एक कायरल कार्बन है। देन फिफ्थ OH, यहाँ पे H, यहाँ पर फिर ये लास्ट सिक्स्थ कार्बन हो गया। तो फिफ्थ कार्बन भी क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है। बट ये जो सिक्स्थ वाला है दिस इज नॉट कायरल, सो दिस इज नॉट कायरल, राइट, क्योंकि यहाँ पर H बॉन्ड्स के साथ दो अलग अलग बॉन्ड बना रहा है, H एटम के साथ दो अलग अलग बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से ये अकायरल हो गया, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि सपोज इफ यू टॉक अबाउट द ट्रायोज यू सी दैट देर आर 3 कार्बन्स इन इट, सो 3 में से 2 माइनस कर दो तो 1 कायरल आ गया। इसी तरीके से 4 में से अगर 2 माइनस कर दो तो आपके पास 2 कायरल कार्बन आ गए। सिमिलरली हेयर इन दिस केस if you subtract again 2 then you get 3, that is the 3 carbons that are chiral। so एक तो ये वाला और ये वाला, तो ये तीनों कार्बन क्या है, कायरल है। इसी तरीके से ये जो 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की ये जो चेन है, इनमें क्या होगा कि 6 में से हम 2 माइनस करें देन यू विल गेट 4, दैट मीन्स 4 कायरल सेंटर्स आर देयर, ठीक है। 4 कायरल सेंटर्स हमें मिल जाते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, ये पता होने से क्या हो जाएगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि अभी ये OH यहाँ पर
ग्लिसरोज में OH जो है राइट साइड प्रेजेंट है, सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो तो भी एक स्ट्रक्चर बन के आएगा, यानी हर एक कायरल कार्बन के अगेंस्ट आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। सो इट मीन्स 2⁻n इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप बात करो 2⁻1 दैट इज 2⁻1 इक्वल टू 2, और यहाँ पर अगर आप बात करो 2⁻2 इक्वल टू 4 एंड 2⁻3 इक्वल टू 8, सिमिलरली हेयर 2⁻4 इक्वल टू 16, यानी 16 आइसोमर्स आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर। और पेंटोज के केस में क्या होगा कि 8 आइसोमर्स आपके पास आ जाएंगे, 4 आइसोमर्स आएंगे टेट्रोज के केस में, और ट्रायोज के केस में 2 आइसोमर आएंगे। ठीक है, 2 आइसोमर का मतलब क्या होगा, एक तो डी ग्लिसरोज, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, सो दिस इज द डी ग्लिसरोज, एंड सिमिलरली यू विल गेट द एल ग्लिसरोज। ठीक है, जब ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इसी तरीके से इराइथ्रोज के केस में क्या होगा, एक बार OH इस तरफ है तो एक बार OH दूसरी तरफ भी होगा, यानी दो स्ट्रक्चर ये हुए। सिमिलरली जो सेकंड कार्बन है तो इसमें इस तरफ OH दिखाया गया है, तो एक कोई दूसरा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर OH इस तरफ ड्रॉ किया जाएगा लेफ्ट साइड। तो हर एक के केस में आपको क्या पता लग सकता है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं। सो दीज आर द आइसोमर्स। ठीक है, तो एक बार आज के जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। और यहाँ तक आपको रोजनॉफ स्ट्रक्चर्स तक समझ में आ गई होगी चीज़ें। रोजनॉफ स्ट्रक्चर में सिंपली ये रहता है कि कार्बन्स की एक चेन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दर्शाई जाती है, जहाँ पर सर्कल का मतलब ये होता है कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और जो पूरी चेन है वो कुछ इस तरीके से दर्शाई जाती है, या तो लेफ्ट साइड उसमें एक ब्रांच होगी या फिर राइट साइड एक ब्रांच होगी। और जो लास्ट से पहले वाला कार्बन है दैट इज द एंटी पेनल्टीमेट कार्बन, वो उसमें हमें इंटरेस्ट होता है कि वेदर इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड। इफ इट इज़ ऑन द राइट साइड देन दैट विल बी डी टाइप, एंड इफ इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड देन दैट विल बी एल टाइप। तो यहाँ पर अभी हमने स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे देख लिए हैं। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिया है, डी मैनोज का स्ट्रक्चर देख लिया है, जैसे कि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लिया है। तो ये सिंपल इस तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। थिंग्स टू रिमेंबर, इन रोजनॉफ के केस में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन, कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, and number of carbons present in any structure। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी हम चलते हैं, जो हमने अभी ऊपर टॉपिक्स लिखे थे उसको देखते हैं एक बार क्या क्या हमने कवर कर लिया और क्या क्या बाकी है। ठीक है, हमने डेफिनेशंस को समझ लिया है, कायरल कार्बन के कंसेप्ट को समझ लिया है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमने देख लिया है, डी और एल टाइप के मोनोसैकेराइड्स को हमने कंसिडर कर लिया है, और इसके साथ साथ हमने आइसोमर्स के कंसेप्ट को भी कंसिडर कर लिया है। आइसोमर का मतलब होता है डी एंड एल टाइप, या फिर सिंपली क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर्स जिसमें जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो एक जैसा है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला एक जैसा है, और सिर्फ जो ग्रुप्स हैं उसकी पोजीशन में ही अंतर है, या तो वो लेफ्ट साइड होगा या अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है,
देन नेक्स्ट इज द आइसोमराइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। अब हम फिफ्थ टॉपिक को समझते हैं, आइसोमराइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल को। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द आइसोमराइजेशन एंड एग्जाम्पल। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा। अभी हम डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। आइसोमराइजेशन को पढ़ने से पहले समझना ज़रूरी है कि डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। So here is the structure of D-fructose. So this is the structure of D-fructose. इस स्ट्रक्चर को आप देखो, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। कीटोन, मैंने कीटोन आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है कि कार्बन, यहाँ पे एक चेन होती है कार्बन के, और इस तरफ भी एक चेन होती है, और बीच में ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। सो सिमिलरली हेयर यू सी एट द सेकेंड कार्बन, हेयर द कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर एक ये ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर एक ये पूरी चेन प्रेजेंट है। इट मीन्स दिस इज द कीटोनिक ग्रुप, राइट। सो अभी ये डी फ्रक्टोज है। डी फ्रक्टोज का मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये वाला जो OH ग्रुप है ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, ये राइट साइड में प्रेजेंट होगा, इसलिए डी फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। तो ये कीटोन हो गया। और तो और एक और चीज़ आप देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या था कि एल्डिहाइड्स के केस में पेंटोसिस या हेक्सोसिस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रक्टोज के केस में अगर 5 कार्बन की कोई चेन है तब उसको पेंट्यूलोज बोला जाता है, पेंट्यूलोज। और 6 कार्बन की अगर चेन है कोई तो उसको हेक्सूलोज बोला जाता है, ठीक है। दिस इज इन द केस ऑफ कीटोन्स। सिमिलरली जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, एल्डिहाइड्स के केस में क्या होता है, 5 कार्बन की अगर चेन है तो उसको पेंटोस बोला जाता है, और 6 कार्बन की अगर चेन है तो उसे हेक्सोस बोला जाता है, ठीक है। तो इतना भी याद रखिए। अब ये चीज़ ज़रूरी थी, ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिए, ये चीज़ ज़रूरी है। नाउ मूविंग टू द आइसोमराइजेशन। यानी आइसोमराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल जिनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है और आइसोमराइजेशन से उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, दोनों की जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है। कैसे, C6H12O6 इसका भी, और फ्रक्टोज का है C6H12O6, ठीक है। बस इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है बट द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम। तो इनको आइसोमराइजेशन से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइसोमराइजेशन कैसे किया जाता है? Isomerization is carried out by some enzymes. So for example, in the case of if you want to convert this D-glucose to D-fructose, then you need an enzyme that is the glucose isomerase. तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की मदद से आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हो।
अब इंडस्ट्रियल लेवल पर ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि हम ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे अच्छे से कि किस एंजाइम का कितना इम्पोर्टेंस है। बट फॉर नाउ आप ये समझ के चलिए कि जो डी ग्लूकोज होता है उसकी स्वीटनेस जो होती है काफ़ी कम होती है। स्वीटनेस इज़ लो कंपैरेटिव टू फ्रक्टोज। तो अगर इस तरह की रिएक्शन करवाई जाती है तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ डी फ्रक्टोज फ्रॉम डी ग्लूकोज। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ हायर स्वीटनेस। ठीक है, फाइनली आपको हायर स्वीटनेस का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। स्वीटनेस इज वेरी हाई, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमराइजेशन। स्ट्रक्चर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे? स्ट्रक्चर्स में हम कवर करने वाले थे रोजनॉफ। रोजनॉफ हमने अभी देख लिया है कि स्ट्रेट चेन में जो भी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नीचे ड्रॉ किए थे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट, और हमने फिशर प्रोजेक्शन भी देख लिया है। फिशर प्रोजेक्शन जैसे कि ये यहाँ पर है। सो दिस इज अबाउट द फिशर प्रोजेक्शन। देन हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन में मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें, तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में। देन द कन्फर्मेशनल फार्मूला। कन्फर्मेशनल फार्मूला में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाता, मगर मैं आपको बता दूंगा कि कन्फर्मेशन फार्मूला में रहता क्या है फिर भी। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट दीज थिंग्स इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कि ये इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होती है। सो जैसे ये एग्जांपल हम लेते हैं। सो दिस इज़ द डी ग्लूकोज हेयर। फिशर प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले आपने रोजनॉफ स्ट्रक्चर्स को देखा था, रोजनॉफ में सिंपल ऐसे लाइंस ड्रॉ की गई थी। ठीक है, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ की गई थी, मगर उन्हीं लाइंस को जब हम इस तरीके से कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की फॉर्म में जब लिख देते हैं तब इसको हम बोल देते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, सो फिशर प्रोजेक्शन और रोजनॉफ स्ट्रक्चर्स में बस इतना ही डिफरेंस था। तो फिशर प्रोजेक्शन को जब हमने यहाँ पर ड्रॉ किया तब कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन, हम इस वाले कार्बन में इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, और ये जो फर्स्ट कार्बन है मैंने पहले ही आपको बताया है कि कार्बन नंबर 1 और लास्ट से पहले वाला कार्बन जो होता है, यानी कार्बन नंबर यहाँ पर कौन सा है, कार्बन नंबर 5th। तो कार्बन नंबर 5th में हम इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से रीअरेंजमेंट होती है कि ये आप देखिए यहाँ पर कि ये जो 5th कार्बन है इसमें ये जो OH बॉन्ड है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। इसको बोला जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हावर्थ प्रोजेक्शन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो OH बना है, अब पूरा खेल इसी के ऊपर आके टिक जाता है। ठीक है, पूरा खेल इसके ऊपर आके टिक जाता है। मैंने पहले आपको बताया कि फिशर प्रोजेक्शन में हम कार्बन नंबर 1 और लास्ट से पहले वाले कार्बन के ऊपर बात करते हैं, मगर हावर्थ प्रोजेक्शन में हम ये वाला जो OH ग्रुप है इसके ऊपर बात करते हैं कि ये अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। ये अबव और बिलो का मतलब ये है कि ये जो था ये 2D स्ट्रक्चर रहता है, बट ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 3D स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, यानी दिस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन ऑन अ सिंगल पेपर, ऑन अ paper, and this structure is drawn in 3D। 3D का मतलब ये है कि सपोज जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आप ऐसा समझ के चलिए कि शीट पर आपने ड्रॉ कर दिया है और ये OH ग्रुप या तो इस शीट के बिलो है या फिर इस शीट के अबव है ये। ठीक है, इस तरीके से रहता है, ये सभी ग्रुप्स में ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये OH यदि यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रॉ किया गया है तो ये कुछ यहाँ पर नीचे की तरफ होगा। ये OH यहाँ पर ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ रहेगा इस शीट के। सिमिलरली ये जो OH ग्रुप है फिर से ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये CH2OH ऊपर की तरफ है।
ठीक है, इसका मतलब हम और भी डिटेल में समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कॉन्फॉर्मेशनल फार्मूला जो होता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, बट दी स्ट्रक्चर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट सिंपल फॉर्म में इस पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए इन इस तरह के प्रोजेक्शंस का सहारा लिया जाता है। सो प्रोजेक्शंस है ये, इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्टेड थिंग, सो दिस इज़ नॉट रियलिटी। सो अभी आप इसको इस तरीके से समझो कि जैसे हमने फिशर प्रोजेक्शन में डी और एल के बारे में बात की थी, डी एंड एल टाइप। यदि ये ओ एच ग्रुप यहाँ पर राइट साइड प्रेजेंट है तभी यहाँ पर डी होगा। इफ द ओ एच ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट साइड देन इट विल बी एल टाइप। सिमिलरली हावर्थ प्रोजेक्शन में अगर ये जो ग्रुप है ओ एच ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन, यानी ये फर्स्ट कार्बन कहाँ से शुरू होगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा, तो जो इसका अटैच्ड कार्बन होगा ये कार्बन नंबर 1 कंसीडर किया जाता है, और इससे जो जुड़ा हुआ ग्रुप है दैट इज द ओ एच ग्रुप। तो डी है अभी ये, तो ये डी ग्लूकोज से मिलकर बना था। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे ठीक है, अगर ये ओ एच ग्रुप यहाँ पर नीचे आ जाता है, सिमिलरली ओ एच एक यहाँ पर है, ये ओ एच एक यहाँ पर है, देन दिस इज द नेक्स्ट ओ एच एंड दिस इज सी एच टू ओ एच, राइट। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर ये था कि ओ एच ग्रुप नीचे आ गया, और एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि ओ एच ग्रुप ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, और पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो ये जो नीचे की तरफ आ जाता है तो इसको बोला जाता है अल्फा, और जब ये ओ एच ग्रुप ऊपर की तरफ आ जाता है तब इसको बोला जाता है बीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज, यानी ये डी ग्लूकोज तो था ही, और ये क्या बन गया, बीटा डी ग्लूकोज। अब आपको लगेगा यार ये पायरानोज क्या है यहाँ पर। पायरानोज का मतलब अभी मैं बता दूंगा आपको क्या होता है, अभी इसको ध्यान से फिर से समझते हैं। अभी यहाँ पर हुआ क्या कि ये पूरा 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर था, 6 कार्बन की एक चेन थी, जिसमें इस पहले कार्बन ने 5th नंबर के कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना ली, और फाइनली एक ये यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉप हो गया हमारे पास। ठीक है, इस पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इस पूरे साइकिल में कितने कार्बन है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी 5 कार्बन है। छठा कार्बन कहाँ है, ये यहाँ पर है, जो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है पायरानोज। ठीक है, अगर ये फर्स्ट कार्बन इस 4th कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेता ऐसे, तब क्या होता कि 4 ही कार्बन इस पूरे रिंग में आते और 2 कार्बन बाहर रहते, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता। एक कार्बन ये, एक कार्बन 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पर कार्बन 1, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता। तो ये फ्यूरानोज बोला जाता है इसको, फ्यूरानोज। तो कैसे हो जाता है एक बार समझिए इसको दोबारा से। तो अगर आपके पास डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज में या तो आपका बनेगा पायरानोज, या फिर बनेगा फ्यूरानोज। ठीक है, अब पायरानोज के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा फॉर्म भी आएगी और बीटा फॉर्म भी आएगी। सिमिलरली फ्यूरानोज के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा फॉर्म आएगी और बीटा फॉर्म आएगी। ठीक है, अल्फा और बीटा फ्यूरानोज के केस में क्या होगा कि जैसे ये वाला स्ट्रक्चर था फ्यूरानोज का, हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बिलो द प्लेन ओ एच ग्रुप है तब ये तो हो गया अल्फा। इफ द फ्यूरानोज, इफ द ओ एच ग्रुप इज अबव द प्लेन, तो ये हो गया बीटा फॉर्म। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बोला जाता है अल्फा डी ग्लूको फ्यूरानोज।
ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोज, ठीक है, यानी अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज हो जाता, अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज हो जाता। तो यानी हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अल्फा बीटा पायरानोज फ्यूरानोज इस तरीके से मिलेगा पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई। अभी हमने यहाँ पर ये देख लिया कि हमने रोजानॉफ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया है। रोजानॉफ में यहाँ पे सिंपली इस तरीके के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ग्लूकोज का था। फिर हमने फिशर प्रोजेक्शन को देख लिया। फिशर प्रोजेक्शन में सिंपली कार्बन की इस तरीके से एक स्ट्रेट चेन ड्रॉ की जाती है। और फिर हमने हावर्थ में देखा, हावर्थ में सिंपल यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज दैट no need to practice the structures, यानी ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए आपको ये प्रैक्टिस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चंस हैव नॉट बीन आस्क्ड रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हालांकि ये ज़रूर पूछा गया है कि बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोज क्या है या अल्फ़ा डी ग्लूकोफ्यूरानोज क्या है, तो वो आपको पता रहेगा। अभी मैंने आपको बता भी दिया है, फिर भी मैं एक बार दोबारा से चीज़ को दोहरा देता हूँ। सो कुछ इस तरीके से रही है ये सभी चीज़ें। हमने डी एंड एल टाइप के बारे में पढ़ा, हमने अल्फ़ा एंड बीटा के बारे में पढ़ा, हमने पायरानोज एंड फ्यूरानोज के बारे में पढ़ा। डी एंड एल में हमने पढ़ा कि जो लास्ट से पहले वाला कार्बन होता है वो अगर OH ग्रुप राइट साइड में है, if the OH group is on right side then it is D, and if it is on left side then it is L type। एंड अल्फ़ा एंड बीटा में हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस चीज़ को देखा था, साइक्लिक में, कि अल्फ़ा बिलो द प्लेन एंड बीटा अबव द प्लेन। एंड पायरानोज में और फ्यूरानोज में हमने ये देखा कि अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। अगर ये 4 कार्बन को मिलाकर एक रिंग बनाता है, 4 कार्बन रिंग बनता है अगर, तो बोला जाता है इसको फ्यूरानोज, ठीक है। अगर 5 कार्बन को मिलाकर एक रिंग बनाता है तो ये बोला जाता है पायरानोज, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी कि ये डी के केस में था, ठीक है, जब डी टाइप हो। सिमिलरली अगर एल टाइप है, डी और एल टाइप क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस ही तो होती हैं, these are the mirror images। so similarly अगर डी में ये अल्फा बिलो था तो एल में अल्फा अबव हो जाएगा और बीटा बिलो हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। और ये चीज़ें इसलिए भी याद रख लेना बिकॉज जब आप कल को एमटेक करते हो तो वहाँ पर जब आप लिटरेचर सर्वे करोगे तो लिटरेचर सर्वे करते वक्त इस तरह की जो टेक्निकल नोमेनक्लेचर होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है समझना, ठीक है। क्योंकि इस तरह का नोमेनक्लेचर अगर आपने नहीं पहले से पढ़ रखा है तो समझ पाना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको चीज़ों को बता दिया है। तो धीरे धीरे हम इसके बारे में और भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। सो फॉर नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट।
related to the structures, right? So let's move further. और कॉन्फर्मेशनल फॉर्मूला में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ हमने देखा अभी। देखो इस चीज़ को एक बार ध्यान से देखो आप। अगर सपोज ये OH ग्रुप नीचे की तरफ प्रेजेंट हो, ऐसे नीचे की तरफ, और ये भी नीचे की तरफ है, तो ये काफ़ी पास पास हो गए एक दूसरे के, तो जिस वजह से क्या होगा कि ये OH इस तरफ आ जाएगा, ये उस तरफ खिसकने लगेगा, तो दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी दोनों के बीच में, ठीक, हिंड्रेंस यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसलिए सिस्टम अपने आप को स्टेबल, ये पूरा मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि अपनी शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है, तो ये बोट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अल्टीमेटली बोट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर्स नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज द कन्फर्मेशनल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा था, बट जब भी कभी आप किताबों में देखोगे तो मोस्टली आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, या तो फिशर प्रोजेक्शन दिखेगा या फिर हावर्थ प्रोजेक्शन दिखेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, नाउ द नेमिंग पार्ट भी हमने कर लिया है अभी। देन द म्यूटा रोटेशन एंड द टोटोमेरिक फॉर्म्स, इसको अभी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। अभी इस चीज़ के ऊपर फिर से दोबारा आते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा म्यूटा रोटेशन को समझ पाना। तो म्यूटा रोटेशन में देखो ये क्या है कि दो वर्ड्स हैं यहाँ पर। सो म्यूचुअल रोटेशन, रोटेशन में यहाँ पर कोई सर्कल नहीं है, रादर इट इज़ द कन्वर्जन। यानी म्यूचुअल कन्वर्जन, यानी एक दूसरे का आपस में कन्वर्ट होना। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये चीज़ देखो आप, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं डी ग्लूकोज का, तो डी ग्लूकोज में अगर पायरानोज फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, और फ्यूरानोज फॉर्म है तब भी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स these four structures that you will finally get, these are टोटोमर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोटोमर्स। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं हम। जैसे कि ये यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है कि कुछ मोनोसेक्राइड्स का यहाँ पर जो एक दूसरे में कन्वर्जन के बारे में लिख रखा है कि इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लिक एंड एनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ, एनोमेरिक मतलब अल्फा एंड बीटा, ठीक है, फॉर्म ऑफ सम मोनोसेक्राइड्स इन। अब यहाँ पे साइक्लिक का मतलब क्या था, पायरानोज एंड फ्यूरानोज। ठीक है, सो पायरानोज एंड फ्यूरानोज, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज सॉल्यूशन अगर हमारे पास है एट 20 डिग्री सेल्सियस, तब अल्फा डी पायरानोज विल बी प्रेजेंट इन 36%, यानी 36% अल्फा डी पायरानोज रहेगा उसमें, और वहीं करीब करीब 64% बीटा डी पायरानोज रहेगा, और ये दोनों 0 0 रहेंगे। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, दिस परसेंटेज और दिस प्रोपोर्शन विल चेंज, राइट। सो सिमिलरली गैलेक्टोज की अगर हम बात करते हैं, तब यहाँ पर 29% अल्फा डी पायरानोज है, 64% बीटा डी पायरानोज है, और 3% अल्फा डी फ्यूरानोज एंड 4% बीटा डी फ्यूरानोज। ठीक है,
तो ये क्या होते हैं कि ये अल्फा डी पायरानोज, बीटा डी पायरानोज, अल्फा डी पायरानोज फ्यूरानोज, बीटा डी फ्यूरानोज, तो ये जो चारों स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बोला जाता है टोटोमर्स। और ये जो टोटोमर्स हैं ये आपस में म्यूचुअली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, सपोज अभी 20 डिग्री जैसे टेम्परेचर है, तब 20 डिग्री में ग्लूकोज में ये फॉर्म्स एग्जिस्ट इतने इतने प्रोपोर्शन में करेंगी। बट सपोज द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 30 डिग्री सेल्सियस, देन दिस प्रोपोर्शन विल चेंज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूटा रोटेशन एंड द टोटोमर्स. So now moving to the next topic, that is the glycosides. ग्लाइकोसाइड्स के बाद कुछ एक रिएक्शंस देखेंगे एंड देन द नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड द कैरेमलाइजेशन. तो अभी हम ग्लाइकोसाइड्स देख लेते हैं. ग्लाइकोसाइड्स भी इजी टॉपिक है. ग्लाइकोसाइड्स को समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी आर अबाउट टू फिनिश दिस मोनोसैकेराइड्स एंड अबाउट टू स्टार्ट द ओलिगोसैकेराइड्स. तो क्योंकि अभी हम मोनोसैकेराइड्स ख़त्म करने को हैं और ओलिगोसैकेराइड्स इसके बाद शुरू करेंगे, तब इसके लिए ज़रूरी है कि ग्लाइकोसाइड्स एक बार समझ लेना ज़रूरी है कि होता क्या है. ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी इसकी, उसमें कुछ ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं है. ग्लाइकोसाइड्स का इस तरीके से समझो आप. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, OH, HOH, CH2OH. ठीक है, यहाँ पर ये OH रिंग, OH ग्रुप है, ये OH है और ये OH है. ये यहाँ पर H आ गया, H अगेन यहाँ पर H. मैंने बाकी पूरा कंप्लीट नहीं किया है स्ट्रक्चर, सिर्फ इसको इस तरीके से समझो आप. ठीक है, अब क्या है कि ये जो OH ग्रुप है ये वाला, ये जो एनोमेरिक कार्बन है, सो दिस इज द एनोमेरिक कार्बन. या फिर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, या फिर ये वाला कार्बन. ये जो 4 कार्बन है, अगर इन चारों कार्बन में अगर मैं OH ग्रुप को हटा दूं, ठीक है, OH ग्रुप को हटा दूं या फिर इस हाइड्रोजन को हटा दूं, इस हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा दूं, तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर में जो चेंज आएगा, तो जो नया स्ट्रक्चर आएगा उसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइड. ठीक है, उस नए स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लाइकोसाइड. सपोज हाइड्रोजन की जगह मैंने CH3 लगा दिया, मीथेन लगा दिया. ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तब यहाँ पर क्या होगा, OCH3. तब ये एक तरीके का क्या बन गया, ग्लाइकोसाइड बन गया. अब ये पढ़ने का मतलब क्या है, ये मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक यूनिट है. सपोज ये एक यूनिट थी, ये अब दूसरी यूनिट से कनेक्ट होगी. ठीक है, ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज की एक और यूनिट आ गई. ठीक है, फिर से ग्लूकोज की एक और यूनिट आ गई. सपोज इस तरीके से मिलकर एक पूरा एक सिस्टम बना लिया, एक चेन बना ली. सपोज ये स्टार्च बन जाता है. स्टार्च, स्टार्च में मैं बताऊंगा माइलोज और माइलोपेक्टिन होता है उसमें. ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग होती है इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसाइडिक. सो दिस इज द बॉन्ड. अब यहाँ पर हुआ क्या होगा कि ये OH इस तरीके से कुछ बॉन्डिंग होती है इसमें. ठीक है, ये यहाँ पर OH था, जो OH था, यहाँ पर OH था और यहाँ पर OH था एक. ठीक है, यहाँ पर OH था और यहाँ पर नीचे की तरफ OH था. इसी तरीके से एक और नई यूनिट आई ग्लूकोज की. ठीक है, यहाँ पर OH था. अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया. तब क्या होगा कि H2O रिलीज होगा, H2O मोलिक्यूल रिलीज हुआ और यहाँ पर एक बॉन्ड तैयार हो गया ऐसे.
ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड तैयार हो गया, तो ये क्या बन गया यहाँ पर एक, ये माल्टोज बन जाता है। ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये जो बॉन्ड बना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है एक तरीके का। ठीक है, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे कि इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का क्या नाम होगा, मगर यहाँ पर अभी तक सिर्फ इतना ही समझो कि ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में ये होता है कुल मिलाकर कि जितने भी OH ग्रुप हैं, अगर किसी भी OH ग्रुप में को आप रिप्लेस कर दो या फिर वहाँ पर हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दो किसी दूसरे ग्रुप से, तो जो नया प्रोडक्ट बन के आता है उसको ग्लाइकोसाइड्स बोला जाता है। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी कोई दो मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होती हैं, या दो या तीन या चार, यानी फिर एक से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स जब कंबाइन होंगी, तो क्या होता है, वो एक बॉन्ड बीच में बनता है, तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इतना था यहाँ पे। नाउ वी विल बी लुकिंग सम रिएक्शंस रिलेटेड टू द मोनोसैकेराइड्स। कि जैसे अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा था ग्लूकोज का। ग्लूकोज में क्या स्ट्रक्चर था, अगर हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, OH 3, ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर सभी जगह OH या H प्रेजेंट है, मगर ये इकलौता ऐसा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है जहाँ पर डबल बॉन्ड है। इट मीन्स अगर यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करा दी जाए इसकी, इस डी ग्लूकोज की मैं हाइड्रोजनेशन करा दूँ, अगर हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दूँ, तब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, तब ये क्या ऐसा बॉन्ड बनेगा, और पूरा नीचे का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ग्लूसीटोल। ग्लूसीटोल को अगर आप किसी लैब में या इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काम करते हैं, तब आप इसको इसके कॉमन नेम से जानते होंगे। इसको बोला जाता है सोर्बिटोल। सोर्बिटोल में अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये पोलियोल्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप था। अभी एल्डिहाइडिक ग्रुप की जगह यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप आ गया, तो यानी इसमें पोलियोल्स इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको पोलियोल्स बोला जाता है। ऐसे कोई भी कंपाउंड होगा, डी ग्लूकोज की जगह अगर गैलेक्टोज की हम बात करते हैं, तो गैलेक्टोज में कुछ और कंपाउंड बनेगा, मगर अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट क्या बन के आते हैं, इसको इस कैटेगरी को बोला जाता है पोलियोल्स। ठीक है, और सोर्बिटोल का काफ़ी यूज़ रहता है। मैं कभी और किसी वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि सोर्बिटोल को किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फिर भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं, आप अगर सपोज़ मार्केट में जाएं और शुगर फ्री ड्रिंक्स अगर कंज्यूम करते हैं, तो शुगर फ्री ड्रिंक्स में क्या होता है कि शुगर तो नहीं होती। अब शुगर जो अभी तक विस्कोसिटी दे रही थी बेवरेजेस में, तो अभी उसकी जगह क्या डाला जाए कि वही विस्कोसिटी भी मिल जाए और शुगर से मिलने वाली कैलोरीज भी ना मिले। ठीक है, सो सोर्बिटोल इज़ जनरली एडेड, सोर्बिटोल या फिर इराइथ्रिटोल, इराइथ्रिटोल, इरेथ्रिटोल भी यूज़ किया जाता है। तो कभी और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट कंसर्न विद द रिएक्शंस ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इसका हाइड्रोजिनेशन कराया। हाइड्रोजिनेशन एक तरीके से क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन करवाया हमने अभी। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड का मतलब एक तरीके से रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो सिमिलरली अगर डी ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन कर दें, तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलता है देखते हैं। फिर से इस स्ट्रक्चर की तरफ चलो।
अगर इस एनोमेरिक कार्बन की जगह मैं COOH लगा दूं, इट मीन्स इस हाइड्रोजन को हटा दूं और यहाँ पर OH लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? COOH, यानी वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। यानी कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का था ये अभी। ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये चेन चली पूरी 3 4 5 6। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं लगा देता हूँ OH, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज किया जा रहा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना दिया जाता है, तब उस केस में उसको बोला जाता है एल्डोनिक एसिड्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर CH2OH था, जैसे कि CH2OH, या फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था HHOH। ठीक है, अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर बना देता हूँ डबल बॉन्ड OH, यानी मैंने ऊपर भी COOH कर दिया और नीचे की तरफ भी यहाँ पर भी COOH कर दिया, तब इस केस में इसको बोला जाता है एल्डरिक एसिड। ठीक है, और एल्ड्यूरोनिक एसिड में क्या होता है कि सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन किया जाए। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ ये कि ये कार्बन की चेन थी 3 4 5 6, यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था और यहाँ पर ये इस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर C1 में मैं ले आता हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको बोला जाता है एल्डोनिक एसिड। एल्डोनिक एसिड्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर C1 एंड C6 में भी दोनों जगह चेंजेस ले आता हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले आता हूँ, तब इसको बोला जाता है एल्डरिक एसिड। ठीक है, अगर सिर्फ C6 में चेंज ले आता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड ले आता हूँ, तब इसको बोला जाता है एल्ड्यूरोनिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ आपकी मेंशन है फूड साइंस बाय शकुंतला माने। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर C1 में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले आऊँ मैं, तो वहाँ पर ये बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड अगर C1 एंड C6 में दोनों जगह चेंज ले आऊँ मैं, तब बन जाता है ग्लूकेरिक एसिड। GLUCARIC, ग्लूकेरिक एसिड। अगर C6 में सिर्फ चेंज ले आऊँ मैं, तब ये बन जाता है ग्लूक्रोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका यूज़ आपको जनरली देखने को मिलेगा इस वाली फॉर्म का। पैक्टिक सब्सटेंसेस में ये मोनोमरिक यूनिट रहती हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसको अच्छे से। और मोनोमरिक यूनिट एग्जैक्टली ये नहीं होती, बट जो पैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ पर 6th पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में।
So this was the reaction of monosaccharides in which either oxidation or hydrogenation was happening. ठीक है, हाइड्रोजिनेशन में हमने क्या देखा, हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन जब ऐड कर दी जाती है एल्डिहाइडिक ग्रुप में, जब हाइड्रोजिनेशन किया जाता है तब वहाँ पर अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल बनने का मतलब पोलियोल्स बन गए, जिसका हमने एग्जांपल देखा कि अगर डी ग्लूकोज से ग्लूसीटोल बनता है, जिसको इंडस्ट्री में या फैक्ट्रीज में, फूड फैक्ट्रीज में सोर्बिटोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं कि ग्लूकोज से अगर ग्लूसीटोल सॉरी ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड या ग्लूक्रोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कौन से पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया यहाँ पर सो नेक्स्ट थिंग इज दैट, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हाइड्रोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। नाउ पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आप समझ ही चुके हैं। पॉलीसैकेराइड्स में यूनिट्स होती हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज के साथ लंबी चेन बनती रहती है। ठीक है, कई हज़ार, थाउजेंड ऑफ यूनिट्स आ जाती हैं इसमें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द अमीनो शुगर का इंट्रोडक्शन किया जाता है व्हेन अल्कोहलिक ग्रुप रिप्लेस्ड बाय एन अमीनो ग्रुप। ठीक है, जैसे अभी हमने ग्लूकोज में देखा अमीनो शुगर यहाँ पर आ जाता है, अमीनो शुगर इसको बोला जाता है। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, अगर किसी भी अल्कोहलिक ग्रुप को आप यहाँ पर रिप्लेस करके अमीनो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हो, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप की जगह आप NH3 इंट्रोड्यूस कर दो, तो इसका एक एग्जांपल ये होगा ग्लूकोसामाइन। ठीक है, ऐसे बहुत से आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। ग्लूकोज में जब अमीनो ग्रुप ला दिया जाएगा तो ग्लूकोसामाइन हो जाएगा। सिमिलरली ग्लैक्टोज में अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है अमीनो ग्रुप तो ग्लैक्टोसामाइन हो जाता है। ठीक है, नाउ द फोर्थ इज द डिऑक्सी शुगर्स। ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन एटम इज रिमूव्ड। अब यहाँ पर क्या था कि जब ऑक्सीजन भी रिमूव कर दी जाए, ये वाली, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन थी, ये जब ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है तब डिऑक्सी शुगर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एल रेमेनोज। ठीक है, फ्यूकोज, डिऑक्सी राइबोज। ठीक है, डिऑक्सी, ठीक है, और मैंने ग्लाइकोसाइड्स के बारे में आपको बता ही दिया ऑलरेडी, फिर भी थोड़ा एक पॉइंट और याद रख लेना ग्लाइकोसाइड्स में के ग्लाइकोसाइड्स में हमने यही देखा था कि जैसे ये मॉलिक्यूल था, अगर यहाँ पर इस H को हम रिप्लेस कर दें, ठीक है, तब क्या होता है कि ये ग्लाइकोसाइड्स बन जाते हैं। अगर यहाँ पर सपोज फिनोल ग्रुप अटैच हो जाता है, इसको रिमूव करके फिनोल ग्रुप अटैच हो जाता है या अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, तब क्या होता है कि ये इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइड। ठीक है, और इसकी जगह अगर अमीनो ग्रुप आ जाता है तो बोला जाता है एन ग्लाइकोसाइड। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे थायोल ग्रुप आ जाता है, थायोल का मतलब होता है SH ग्रुप आ जाता है, OH की जगह अगर यहाँ पर SH ग्रुप आ गया
थायोल ग्रुप आ गया तब इसको बोला जाता है एस ग्लाइकोसाइड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये मैं इसलिए बता रहा था आपको बिकॉज दीज थिंग्स आर गिवन इन फूड साइंस बाय शकुंतला माने, ठीक है। सो दिस थिंग इज गिवन इन द बुक ऑफ शकुंतला माने। So if you are preparing for any food exam, then this book is must for you to read. तब इसके बाद शुरू होता है पॉलीसैकेराइड्स, जैसे हमने यहाँ पर देख ही लिए थे, क्या नाम है कि पॉलीसैकेराइड्स हो गए और सिमिलरली ओलिगोसैकेराइड्स हो गए। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है कि 2 से अगर 10 तक की यूनिट्स प्रेजेंट हैं चेन में तब उसको ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है, एंड इफ द यूनिट्स आर मोर देन 10 then you will call it as polysaccharides. So this is the case, and now moving further. So we are left with this last topic in monosaccharides, that is the non-enzymic browning and caramelization. So let's talk about this. So non-enzymic browning and caramelization. So firstly we will talk about the non-enzymic browning. So this is the clipping from the book Food Chemistry by Fanema. यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि जो नॉन एंजाइमिक ब्राउनिंग है, आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट। आपको पता ही होगा कि नॉन एंजाइमिक ब्राउनिंग क्या है, बिकॉज इस तरह का कंसेप्ट जनरली फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ा दिया जाता है फूड टेक्नोलॉजी में। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है। The common browning of food on heating or during storage is usually due to a chemical reaction between reducing sugars, mainly D-glucose, and a primary amino group. अमीनो ग्रुप किसका होता है भाई? ये प्रोटीन का होता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज़ द रिड्यूसिंग शुगर प्लस अमीनो ग्रुप के बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है। कब होती है? जब वो हीट किए जाते हैं या फिर स्टोरेज में। अगर साथ में भी रखा है तब भी इस तरह की रिएक्शन हो सकती है, और हीटिंग हो रही है तब भी हो सकती है। तो हीटिंग में तो समझ में आता है, मगर स्टोरेज में कैसे हो सकता है? बिकॉज स्टोरेज में क्या है कि जो ह्यूमिडिटी है या जो एक सर्टेन टेम्परेचर है स्टोरेज का, उस पर रिएक्शन हो जाती है। ये हो सकता है कि स्लो रेट से हो, मगर होती है, ठीक है। सो द रिएक्शन इज कॉल्ड अ माइलार्ड, द माइलार्ड रिएक्शन, ठीक है। और माइलार्ड ब्राउनिंग भी बोला जाता है इसको। सो it is also called non-enzymic or non-enzymatic browning to differentiate it from enzymatic or enzyme catalyzed browning, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे एंजाइम कैटालाइज्ड ब्राउनिंग एंजाइम्स के चैप्टर में, जहाँ पर पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज द्वारा ब्राउनिंग होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। सो व्हेन एल्डोसिस और कीटोसिस आर हीटेड विद अमाइंस, ए वैरायटी ऑफ रिएक्शंस ensue, producing numerous compounds, some of which are flavors, aromas, and dark colored polymeric materials. But both reactants disappear only slowly. यानी अगर ये एक बार बन गए तब ये है कि ये काफ़ी समय तक उस प्रोडक्ट में रहते हैं ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। जिस वजह से खास तरह का फ्लेवर या खास तरह की एरोमा उस प्रोडक्ट में आती है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। सो द एग्जाम्पल इज द
बेकिंग और रोस्टिंग। आपने देखा होगा ये जो बिस्किट होता है, बिस्किट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ब्राउन कलर बिस्किट अगर है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो माइलार्ड रिएक्शन होती है और होती है कैरेमलाइजेशन। माइलार्ड और कैरेमलाइजेशन, ठीक है। और रोस्टिंग, रोस्टिंग सपोज आपने देखी होगी प्रोडक्ट्स की, जो नट्स होते हैं वो, या पीनट बटर में जो पीनट्स यूज़ होते हैं वो, ठीक है, रोस्टिंग में ब्राउनिंग होने लगती है। सो गुड एग्जांपल ऑफ फूड इन विच डिजायरेबल कलर, फ्लेवर एंड एरोमाज आर फॉर्म्ड बाय माइलार्ड ब्राउनिंग रिएक्शन। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइलार्ड रिएक्शन, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ में ब्राउनिंग कैसे होएगी? फ्रेंच फ्राइज़ में क्या होता है कि कुछ अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट रहती है, प्लस अमीनो ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब फ्राइंग होती है तब ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, यानी ब्राउनिंग होने लगती है, ठीक है। इन शॉर्ट द माइलार्ड रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज ए मल्टीफेसेटेड रिएक्शन ऑकरिंग इन 3 प्राइमरी स्टेजेस। सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, देन रीअरेंजमेंट होता है, और फाइनली मेलानोइडिन पिगमेंट बनते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन, रीअरेंजमेंट एंड मेलानोइडिन पिगमेंट्स। अब कंडेंसेशन होना, कंडेंसेशन किसके बीच में होता है? ये रिड्यूसिंग शुगर और अमीनो ग्रुप्स के बीच में कंडेंसेशन होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एमाडोरी प्रोडक्ट्स। तो एक ये चीज़ याद रख लेना। देन द सेकंड थिंग इज़ द रीअरेंजमेंट। अब ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं इनमें आपस में रीअरेंजमेंट होती है, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होती है, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। सो फाइनली बनता है यहाँ पर फरफुराल्स। सो फरफुराल बनता है एंड द स्ट्रैकर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेकंड स्टेज में स्ट्रैकर स्ट्रैकर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज द रिएक्शन ऑफ माइलार्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। जो अभी पूरी प्रोसेस के दौरान जो अभी तक प्रोडक्ट्स बने वो मिलकर बनाते हैं क्या? कुछ फ्लेवर कंपाउंड्स, ठीक है, और कुछ कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, और कुछ हाई मोलिकुलर वेट मेलानोइडिन पिगमेंट्स बना देते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज है, यानी सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, फिर रीअरेंजमेंट होता है, देन फिर फ्लेवर, एरोमा, कलर और मेलानोइडिन पिगमेंट्स यानी फ्लेवर, कलर, ये सब बनता है फाइनली, ठीक है। तो एमाडोरी प्रोडक्ट्स, स्ट्रैकर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे फ्लेवर एंड कलर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम द नॉन एंजाइमिक from the non-enzymic browning. Next is the caramelization, and also that if you read this particular topic from the food chemistry by Fenema, then you will see that this particular topic is covered in 3 to 4 pages. Then I will recommend you, please don't read more than this particular picture that is shown on your screen, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप माइलार्ड रिएक्शन के बारे में ना पढ़ें, बिकॉज देयर आर टू मच ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर डिस्कस्ड in the book, so which are not required for you at this particular level of your study. आपकी स्टडी के दौरान, आपकी इस लेवल के दौरान आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने इतना जान लिया बहुत है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं एक और चीज़ कि जो माइलार्ड रिएक्शन है, माइलार्ड रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट तो हमने देख ही ली, क्योंकि हीटिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा है, बट अगेन बिकॉज यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है, तो प्रोटीन जो होता है पीएच से अफेक्टेड रहता है, ठीक है। तो पीएच डिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। मॉइस्चर डिपेंडेंट होता है ये रिएक्शन, देन हीटिंग डिपेंडेंट होता, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये रिएक्शन, डिपेंड करता है कि कोई बेस या एसिड प्रेजेंट है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है ये रिएक्शन, ठीक है। फिर फाइनली इन सभी
अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग कलर्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी कि अभी आगे नेक्स्ट स्टेज में हम देख ही लेते हैं कि कैरेमलाइजेशन क्या होती है, फिर आपको थोड़ी और क्लैरिटी भी आएगी। So before we move further, please have a look at the important point, that is कि Maillard reaction जो है किन वेरिएबल से अफेक्ट रहती है। So here are some variables which affects the rate of Maillard Browning reaction. So the first is the temperature. So temperature जो है उससे Maillard reaction प्रभावित होती है। So with increase in temperature, the Maillard reaction will increase, right? And then the pH, and the third is the water content, then the specific sugar that is used। जो रिड्यूसिंग शुगर यूज़ की है वो कौन सी है, ठीक है, क्या ग्लूकोज यूज़ किया है, फ्रक्टोज यूज़ किया है, या इसके अलावा कोई और रिड्यूसिंग शुगर यूज़ की है। देन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, कि मेटल आयंस प्रेजेंट अगर हैं तो कुछ अलग तरह की रिएक्शंस होंगी। सो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, बिकॉज ये चीज़ें क्या होती हैं कि ऑप्शंस के रूप में क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दी जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। ओके, सो नाउ फाइनली मूविंग टू द आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज़ द कैरेमलाइजेशन। सो कैरेमलाइजेशन में ये होता है कि सिर्फ शुगर एक रिएक्टेंट होता है, और शुगर को जब हीट किया जाता है तब बहुत से कंपाउंड्स बनते हैं। वो फ्लेवर कंपाउंड्स भी होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कलर पिगमेंट्स भी होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर दैट इज़ यूजिंग। सो when the sugar is heated, let's say at 150 degrees Celsius, and there is some different compounds. So अगर 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट हो रहा है प्रोडक्ट, तब कुछ अलग प्रोडक्ट बनेंगे। 180 डिग्री सेल्सियस पर अगर प्रोडक्ट हीट हो रहा है तो कुछ और बनेगा। 210 पर हीट हो रहा है तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। तो इट डिपेंड्स कि क्या आपने टेम्परेचर यूज़ किया है। हर एक टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्लेवर कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक फ्लेवर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, देन कलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरह कंपाउंड्स रहते हैं, हर एक जगह पर हर एक टेम्परेचर पर अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे। बस इतना ही खेल रहता है। तो जनरली सुक्रोज को यूज़ किया जाता है कैरमलाइजेशन में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एंड इवन आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ द इन्वर्ट सिरप। इन्वर्ट सिरप में मैंने आपके साथ ये पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो डिफरेंट शेड्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, फिर यहाँ पर थोड़ा येलोइश टिंट आ गया, देन कुछ और येलोनेस, तो यहाँ पर गोल्डन कलर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और ब्राउनिश शेड आने लग गई, देन यहाँ पर लास्ट में जाके एकदम ब्लैक कलर ऑब्टेन होता है हमें। सो इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। इन्वर्ट सिरप के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी एक मेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप चाहो तो एक बार वो वीडियो देख सकते हो। So this was all about the monosaccharides and the theory part. So monosaccharide से related अभी तक कोई बड़ा क्वेश्चन आया नहीं है एग्ज़ाम में, but there was a question related to the this caramelization and the stacker degradation, that is the Maillard browning. So we will discuss about it. So this is the question that came in 2014. तो ये क्वेश्चन था जो 2014 में आया था। इस क्वेश्चन में आप देखो कि आपने जेलेटिनाइजेशन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, स्टैकर डिग्रेडेशन ये भी हमने पढ़ा था, देन कैरेमलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, रेट्रोग्रेडेशन के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। सो नाउ
So let's see the first statement in the column 1, that is the carbonyl derivatives react with free amino acids to yield aldehydes. अच्छा, then the second statement is starch aggregates and form microcrystals degradation. starch का अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसको रोक के रखो. देन द थर्ड इज द स्टार्च ग्रेन्यूल्स, इसका भी अभी तक नहीं पढ़ा है. देन द फोर्थ स्टेटमेंट इज द पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग्स. पायरानोज या फ्यूरानोज रिंग्स की बात की जा रही है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का ये रिड्यूसिंग शुगर या फिर मोनोसेक्राइड ओपन अप बाय पायरोलिटिक रिएक्शंस टू फॉर्म फरफुराल डेरिवेटिव्स. तो यानी यहाँ पर सिर्फ मोनोसेक्राइड्स की बात की गई है, मोनोसेक्राइड्स की बात की गई. और पहली स्टेटमेंट में क्या था कि कार्बोनिल डेरिवेटिव रिएक्ट विद फ्री अमीनो एसिड्स, यानी यहाँ पर एक कार्बोनिल डेरिवेटिव्स, यानी कार्बोनिल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या है कि ये रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं. तो विच रिएक्ट विद फ्री अमीनो एसिड्स, तो ये हमने अभी माइलार्ड रिएक्शन में पढ़ा है ऐसा, ठीक है. और ये जो लास्ट वाला है, the last statement, that is the fourth statement, pyranose or furanose rings open up by pyrolytic reactions. pyrolytic reaction का मतलब यही काफ़ी हाई टेम्परेचर पर ये reactions होती हैं to form furfural derivatives. So this is the caramelization. So 4 का आ जाएगा R और 1 का आएगा यहाँ पर क्या आएगी, स्ट्रैकर. स्ट्रैकर हमने माइलार्ड में पढ़ा था अभी. सो 1 का आ जाएगा यहाँ पर क्यू. सो 1 का क्यू है, यानी सी स्टेटमेंट तो ख़त्म. 1 का क्यू है और 4 का है आर. तो ये दो ऑप्शंस में से हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. यानी इन दो में से हमारा एक आंसर सही होगा. अगर आपने ये पढ़ा हो जेलेटिनाइजेशन रेट्रोग्रेडेशन, तो उस बेसिस पर आप फर्दर फाइनल आंसर पर पहुंच सकते थे, ठीक है. बट फॉर नाउ वी विल बी नॉट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन नाउ, रादर वी विल बी अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है. जब हम स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे. अभी हम इस क्वेश्चन में फाइनली उन आंसर को कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट ये श्योर था कि जितनी भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी उस बेसिस पर हम इन 4 में से 2 ऑप्शंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है. और फाइनली जो हमारा आंसर सही होने का जो चांसेस है 50% तो पहुंच ही गए, जहाँ पर 4 में से एक सही होता, यानी 25% पॉसिबिलिटी थी. अभी 2 में से तो कोई एक सही होगा, यानी 50% पॉसिबिलिटी है. So this is how you will attempt the questions when you do not know the answers. So for now, and this is all about the monosaccharides. So in the next video, we will look about the oligosaccharides and the polysaccharides. And again, the oligosaccharides and the polysaccharides are very easy. जो ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स हैं वो काफ़ी इजी हैं, और इवन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम द ओलिगोसैक्राइड्स. सो नेक्स्ट लेक्चर और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज ये एकदम बेसिक थी चीज़ें, और आप में से अगर इन चीज़ों को आप जानते थे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी जानते तो मैंने चीज़ों को कवर कर दिया है अच्छे से. एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, 2 या 3 बार इस वीडियो को आप देख भी लेंगे तो अच्छे से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू मूव टू द नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स सी अगेन कि हमने आज क्या क्या इसमें देखा है. एक बार आपकी इससे रिवीजन भी हो जाएगी. सबसे पहले हमने यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस किया कि सिलेबस में ये था कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी हमें मोनो, ओलिगो एंड polysaccharides की, and after that we'll be taking up the gelatinization and retrogradation of starch. So we started with the monosaccharides में हमने देखा तो यहाँ पे हमने टॉपिक्स को ब्रेक डाउन किया. टॉपिक्स में हमने देखा कि डेफिनेशन के बारे में हमने देखा. देन द कायरल कार्बन कंसेप्ट, कायरल कार्बन में हमने देखा कि भाई जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है, और 4 में से अगर ये चारों अलग मोलिक्यूल है तब ये कायरल कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड अकायरल.
then the glucose molecule. So glucose is one of the basic molecule, so that's why we took up this particular molecule. ग्लूकोज एकदम बेसिक मोलिक्यूल होता है, इसीलिए हमने इस मोलिक्यूल को पिक किया. देन द डी एंड एल टाइप मोनोसेक्राइड. डी और एल टाइप का मतलब ये था कि आइसोमर्स होते हैं. यानी आइसोमर्स कैसे कि जो एंटी पेनल्टीमेट कार्बन होता है उसमें अगर OH ग्रुप राइट साइड है तब वो डी टाइप कहलाएगा. इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी कॉल्ड एल टाइप. देन आइसोमराइजेशन हमने देखा, देन स्ट्रक्चर्स, रोजनॉफ, फिशर, प्रोजेक्शन, देन द हावर्थ प्रोजेक्शन एंड कंफर्मेशन फॉर्मूला. देन नेमिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स. नेमिंग में हमने ये देखा कि टोटोमर्स और मुटा रोटेशन के बारे में, यानी इस पूरे टॉपिक को हमने एक साथ कंसिडर किया था. देन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में हमने देखा. एंड देन रिएक्शंस. रिएक्शन में हमने देखा हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, डीऑक्सी शुगर्स, अमीनो शुगर्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें को देखा. देन फाइनली नॉन एंजाइमिक ब्राउनिंग एंड कैरमलाइजेशन के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि जो नॉन एंजाइमिक ब्राउनिंग है वो 3 स्टेजेस में होती है. सबसे पहले एमाडोरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, देन स्टैकर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, एंड फाइनली द मेलानोइडिन. ठीक है, मेलानोइडिन वर्ड याद रखना. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड्स. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग अप द ओलिगोसैकेराइड्स. So I will meet you in the next video.